नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार यादव। आप देख रहे हैं आईएनएफ मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के शुक्लागंज एरिया में। आज हम रूबरू कराएंगे एक ऐसी महिला से जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही वो राजनीतिक भी हैं। कांग्रेस में रही हैं, अब समाजवादी पार्टी में आ गई हैं। अन्नू टंडन, पूर्व सांसद अन्नू टंडन के साथ। नेहा जी, आप डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ में राजनीतिक हैं। राजनीति का सफर कैसे आपने शुरुआत किया, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? वापस जब मैं अपना मेडिकल का पढ़ाई करके यहाँ पे वापस आई और प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मेरा जो स्वभाव है कि मैं मेडिकल से रिलेटेड तो बात करती हूँ, वो काम हो जाने के बाद लोगों से और उनकी बातें भी पूछ लेती हूँ। तो कई बार उन्होंने बोला कि मैडम हालत ठीक नहीं है हमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती हैं। क्या नहीं हो पाती है, जैसे नगर पालिका तक जाइए तो सुनवाई नहीं हो रही है। आधार कार्ड वगैरह तो बहुत छोटी सी चीज़ें थी, उनके लिए वो भी नहीं बनवा पाते थे वो। तो मैं तो तब नई थी, मैंने कहा अच्छा चलो ये सब काम तो मैं करा दूँगी, कराए भी मैंने। फिर उसके बाद मुझे मौका मिल गया कि मैं अध्यक्ष, नगर पालिका गंगाघाट अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकती। तो जब मेरे पास, क्योंकि सामान्य महिला सीट बहुत सालों बाद आई थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं, जब मेरी ये इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूं, तो ये एक ज़रिया बन जाएगा। तब मैंने अपना राजनीति का सफ़र शुरू किया वहाँ से और मैं राजनीति में आई। अच्छा, कांग्रेस में आप महिला विंग की जिला अध्यक्ष भी रही हैं, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में क्या आपको कोई आश्वासन मिला है किसी पद के लिए? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पे पहले हम अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर सत्ता का हिस्सेदार आप बनती हैं तो? महिलाओं को उनकी नैतिक जिम्मेदारियां समझाऊंगी, जो लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए बनाए गए हैं उसके रूबरू कराऊंगी। हर गांव खेड़े में जाकर के सभा अपनी कोशिश करूंगी लगाने की कि खासकर महिलाओं को सशक्त कर सकूं। उनके जो कोर समस्याएं हैं मेडिकल चीज़ों से अलग, वो खुद कैसे लड़ सकती है, खुद अपनी बात को और कैसे भी बाकी से रख सकती है और अपना काम करा सकती है बाहर निकल के। ये सब चीज़ें मैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे आप। समाजवादी पार्टी में आप आ गए हैं, समाजवादी पार्टी को आप किस तरीके से देख रहे हैं 2022 में या भविष्य को लेकर? पिछले 5 साल का जो कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, वो हम सब जानते हैं कि इतने सिर्फ 5 साल में उन्होंने वो करके दिखा दिया जो शायद यूपी में बहुत सालों तक नहीं हो पाया था। तो अगर 5 साल में आपने इतना कर दिया, तो अगर हम उनकी मदद करें और अपना जितना हमसे 100% हो सकता है और सपा को मजबूत करने की कोशिश करें, तो वो बहुत ही वंडर्स काम यूपी में करके दिखाएंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। विकास का दावा तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, योगी सरकार भी कर रही है, तो वो उनके क्या दावे आप मानते हैं कि क्या खोखले हैं? क्या खोखले हैं कि नहीं पता, लेकिन ना पुल सही से तैयार हो पाए हैं, ना रोड सही से तैयार हो पाए हैं और इन सवालों से हमेशा बचे हैं साक्षी महाराज जी। आप भी जानते हैं कि जब उनसे पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं होता, वो बात घुमा देते हैं। आपको सही तरीके से विकास जानना है तो आप लोगों से पूछिए ना, वो आपको ज़्यादा जवाब देंगे, नेता नहीं दे पाएंगे। अच्छा, डॉक्टर नेहा डॉक्टर हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन तमाम सारे नेता, ज़्यादातर जो मैक्सिमम नंबर्स हैं नेताओं के, वो कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने पैसे के रसूख से या किसी पहुंच की वजह से नेता बने हैं। लेकिन डॉक्टर नेहा तो पढ़ी लिखी हैं, तो कुछ कम अनकम्फर्ट नहीं फील होता है ऐसी राजनीति में? नहीं, ऐसा राजनीति में पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ की बात। हाँ, हम पढ़े लिखे हैं तो हम शायद उस चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो जब एजुकेशन एक ज़रिया होता है लोगों को और समझाने का, तो जो नहीं पढ़े लिखे उनसे उन्हें भी हम और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे चीज़ें। तो वो चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, उनको मेरी तरफ से हेल्प ही मिलेगी। मैं यहाँ पर किसी को डाउन करने के लिए राजनीति नहीं डाउन की बात नहीं है। एक्चुअली जो जिस तरीके से पढ़ा लिखा होता है, जिस तरीके का उसका एक्सपीरियंस होता है, उसी हिसाब से वो अपने एजेंडे सेट करता है विकास को लेकर। अब जो भी नीतियाँ होती हैं उसकी विकास की, उनको सेट करता है। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ।
मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा शिक्षा ही महत्वपूर्ण रहती है। अगर इंसान शिक्षित है तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद ही कर लेगा। तो सबसे कोर चीज़ तो शिक्षा से ही शुरुआत करनी है ना, और ख़ासकर महिलाओं को। लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां अभी भी बहुत ऐसी हैं गांव में जो 5वीं कक्षा उसके बाद पढ़ती ही नहीं है, इंतज़ार करती है कि मैं कब बड़ी हूँ, और उनके पेरेंट्स बोलते हैं हम शादी कर दें। ये बहुत ही गलत है। यूपी में खासकर, बिहार भी बहुत आगे निकल गया है इसमें, क्योंकि मेरा नानी घर बिहार है, तो हमने वहाँ पे भी देखा है कि कैसे चीज़ें बदली हैं और बदलाव आया भी था वहाँ पर। यहाँ नहीं आ पाया यूपी में, तो यहाँ पर लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी से शुरुआत करिए आप। जी, महिला सशक्तिकरण एक बड़ा प्रोसीजर है जिसका जिक्र आप कर चुकी हैं। महिला सुरक्षा के लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार भी महिला सुरक्षा को लेकर तमाम घिरी हुई है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए थे वो वाकई कारगर थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी थी कि ये बहुत अच्छा चेंज उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन क्या कारण रहा मुझे पता नहीं। ये जो सरकार है अभी, उन्होंने वो उस चीज़ को बदल दिया, चला नहीं पाए, और जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर चालू किए हैं वो बिल्कुल कारगर नहीं है, क्योंकि ये कोरोना काल जब चल रहा था तब हम लोगों ने बहुत सारी परेशानियां रखने की कोशिश की पर नहीं हो पाई। हम लोगों ने भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए अपने लोगों को कि अगर हमसे नहीं ये काम हो पा रहा है तो ये सरकारी नंबर्स हैं, आप इनके थ्रू कराइए या इनसे बताइए, पर नंबर्स नहीं लगे तो उठाया नहीं, अगर उठाया तो सुना नहीं। जी, तो अब जो अगर 22 में अखिलेश जी की सरकार आती है तो जो उन्होंने पहले किया था उसको और तेज़ी से और मजबूती से महिलाओं के लिए वो अपना हेल्प प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, इसकी मुझे पूरी तरीके से आशा है।